स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। इसकी जो इकाई 1 है यानी कि यूनिट 1, इसका जो घर टॉपिक है हिंदी का विकास, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की तो यूनिट 1 में से हमने बहुरूपी भाषा परिवार एवं आर्य भाषाएं कर लिया है। हिंदी का आरंभिक रूप भी हमने कर लिया है। हिंदी शब्द का अर्थ एवं प्रयोग भी मैंने आपको करवा दिया है। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंदी का विकास, ठीक है, जिसमें हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका परिचय जानना बहुत जरूरी है। तो मध्यकाल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ। आपको मैंने पूरा ये एक मतलब विकास समझा दिया था। संस्कृत कैसे, फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अलग अलग अपभ्रंश, ठीक है। तो ये सब कुछ मध्यकाल की जो भाषाएं थी, ये चल चल के आगे चल चल के फिर इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं का फिर उद्भव होने लगा। और यह आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर अब तक निरंतर चल रही हैं। आज तक भी मतलब आप कह सकते हो मॉडर्न का टाइम मतलब अभी तक चल रहा है। और ये जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं 1000 ईस्वी से शुरू हुई थी और आज तक चल रही हैं, ठीक है। और 1000 ईस्वी से अब तक इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब ये जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि आधुनिक टाइम की है, इन भाषाओं को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं, ठीक है। 1000 ईस्वी से तो ये स्टार्ट हुई थी और इसको हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला है आदिकाल, जिसको हम 1000 से 1500 ईस्वी तक का टाइम मानते हैं। दूसरा है मध्यकाल, जिसको हम 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का टाइम मानते हैं। तीसरा है आधुनिक काल, जिसको हम 1800 ईस्वी से लेकर और आज तक यानी कि अब तक करेंटली जो टाइम चल रहा है तब तक हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये 3 कालखंडों में हमने जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं को बांटा है। और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आदिकाल। तो आदिकाल में सबसे पहले हम देखेंगे कि 1000 ईस्वी से लेकर और 1500 तक इसका टाइम है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। हर विद्वान के अपने मत के अनुसार किसी ने इसे पहली शताब्दी से 8वीं तक, किसी ने 9वीं से 12वीं, तो किसी ने 13वीं तक आदिकाल माना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने विद्वान हुए सबने अपनी अलग अलग राय दी। और किसी ने इसको मतलब पहली शताब्दी से 8वीं तक का टाइम जो है आदिकाल माना, किसी ने 9वीं, तो किसी ने 12वीं, तो किसी ने 13वीं तक आदिकाल माना, ठीक है। तो किसी एक का फिक्स नहीं कह सकते हम यहाँ पे। और इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती थी उनका विकास हुआ। मतलब जब आदिकाल का टाइम था तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों का विकास भी हो रहा था क्षेत्रों के अंदर। वही बोलियां साहित्य में प्रयोग भी की जाने लगी। यानी कि जो साहित्य लिखा जा रहा था, रचना हो रही थी, उसमें बोलियों का भी इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा। इस काल में डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदवी, ये अलग 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 बोलियां थी जो कि अलग अलग क्षेत्र विशेष में बोली जा रही थी और इनका साहित्य में भी प्रयोग हो रहा था। अवधी में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया, ठीक है, भोजपुरी में लिखा गया, मैथिली में लिखा गया, ठीक है। और क्या हुआ, उदाहरण के लिए अवहट है, जैसे कि अवहट मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। तो अवध में पूरा रासो साहित्य मिलता है, ठीक है। आदिकाल में जब हम रासो साहित्य देखते हैं तो ये पूरा अवध में है लिखा हुआ। और विद्यापति जी ने मैथिली में रचना करी, ठीक है। विद्यापति जी जो कि कवि थे, उन्होंने मैथिली में रचनाएं की बहुत सारी। इसी कालावधि में मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। यानी कि इसी टाइम में आदिकाल में जो मैथिल के कोकिल आप समझ सकते हो, मतलब बहुत जिनका ऊंचा दर्जा रहा, वो विद्यापति जी थे। जिनकी जो पदावली थी, ठीक है, उसके अंदर मानवीय सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा, प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलेगी, प्रेम के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। और इनके दो प्रमुख ग्रंथ थे, याद रखना इनका नाम, एक तो कीर्ति लता और एक कीर्ति पताका। अगर आप में से किसी ने 12th में हिंदी इलेक्टिव पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि विद्यापति जी के पद वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पदावली। तो वहां पर भी अगर आप उनका कवि परिचय पढ़ोगे तो आपको ये रचनाएं जरूर आपको देखने को मिलेंगी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अमीर खुसरो भी इसी टाइम के थे, आदिकाल में ही हैं। और विद्यापति की मैथिली रचना साहित्यिक भाषा नहीं बन सकी जितनी ब्रज और अवधि बनी, यानी कि इतनी ज्यादा मैथिली फेमस नहीं हुई जितना नाम ब्रज और अवधि ने कमाया, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा टाइम अगला जो कि था मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ आप देखते हैं।
13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यवस्था थी। ठीक है, मतलब आपने हिस्ट्री में भी मध्यकाल पढ़ा होगा, तो धर्म के क्षेत्र में बहुत सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। ठीक है, अभी अस्त व्यस्त कैसे हुआ पड़ा था, जनता के अंदर सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहा था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि मतलब जो ब्राह्मणों का कैसे एक दबदबा था। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से सिद्धों योगियों का जो मतलब प्रचलित अंधविश्वास वो फैल रहा था लोगों के अंदर। उस समय मुगल शासन था। ठीक है, और सूफी बाहर से आए थे। आपने इन दोनों का ही नाम सुना होगा, सूफी का भी और मुगलों का भी। और ये बाहर से आए थे। सूफियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और इसके लिए उन्होंने मानवता की उनको मतलब जरूरत थी, और उन्होंने फिर अवधि को अपनाया, अवधि में प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवार संतों ने किया। आपने ये भी हिस्ट्री में टॉपिक सुना होगा, अलवार नैनार वाला। ठीक है, तो ऐसे ही भक्ति आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा भारत के अलग अलग कोनों में। वहां पर शंकराचार्य जी के अद्वैत मत, ठीक है, और मायावाद के विरोध में चार संप्रदाय खड़े हो गए। ठीक है, शंकराचार्य जी बहुत फेमस नाम है मध्यकाल का, और उनका जो अद्वैत मत था और जो मायावाद के विरोध में मतलब चार संप्रदाय खड़े हुए, और इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इनमें से एक के प्रवर्तक रामानुजनाचार्य थे। ठीक है, रामानुजाचार्य, ये एक इन्हीं में से एक इनके प्रवर्तक थे। आगे देखते हैं। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने पर बल दिया। सिंपल सा पॉइंट है, भक्ति के जो क्षेत्र में जहां पर भक्ति की बात थी, तो रामानंद जी ने क्या किया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहा। राम के सगुण और निर्गुण दो रूपों में मतलब लोग मानने वाले थे, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब मूर्ति रूप में पूजा करना, निर्गुण मतलब उसको अपने अंदर पूजना। तो वहीं पे जो कबीर थे वो निर्गुण संत धारा के कवि थे, और जो तुलसी थे वो सगुण थे। तो वो तुलसी ने जो है राम के ऊपर बहुत सारी रचनाएं की श्री राम पे, वहीं कबीर ने राम का अर्थ अलग निकाला। ठीक है, तो इनको राम को मानने वाले दो अलग अलग लोग थे, दो अलग अलग भक्त थे, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया, और इसे विशेषतः दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिला। 1700 ईस्वी का जब टाइम आया तो कविताओं में एक नया मोड़ आया। इसमें क्या हुआ, दरबारी संस्कृति। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ दरबारी संस्कृति में क्या होता था। एक तो ये जो टाइम था ये रीति काल का टाइम था, याद रखना। 1700 ईस्वी का मध्यकाल के अंदर जो 1700 ईस्वी के आसपास का टाइम था, ये रीति काल का जो टाइम है माना गया। और रीति काल में कवि जो होते थे वो राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, यानी कि दरबारी कवि होते थे, दरबारों में वो रहा करते थे। वहां पर मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक होता था, यानी कि मनोरंजन वगैरह ये सब चलता रहता था वहां पे। रीति काल मुख्यतः मानसल श्रृंगार का काव्य है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो रीति काल है उसका जो काव्य है वो मानसल श्रृंगार का काव्य है, और इसमें नर नारी यानी कि पुरुष और महिला, नर नारी जीवन के स्मरणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। जो नारी और नर, इनके जो जीवन के यादगार जो पक्ष होते हैं उनका सुंदर इसमें उद्घाटन हुआ इस टाइम में। और इस काल के प्रमुख कवियों में आचार्य केशवदास जी और उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, और अन्य कवि घनानंद आदि हैं। इन्होंने प्रेम पे काफी बल दिया। और ठीक है, इसी तरीके से कुछ ये रीतिकाल का टाइम रहा। मध्यकाल के अंदर अवधि और ब्रज भाषा साहित्य के रूप में प्रयोग की गई। ये दो बोलियां ऐसी थी जो कि साहित्य में खूब इनका इस्तेमाल हुआ। ब्रज भाषा में तो खूब कविताएं आई, खूब अवधि में भी आई। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया, अवधि को एक उच्च स्थान दिया इसमें प्रयोग करके। आज अवधि को अगर कोई जानता है तो सबसे ज्यादा रामचरितमानस के नाम से जानता है, रामचरितमानस के लिए जानता है। जायसी का पद्मावत, ये सब आपने सुना होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी का पद्मावत जो कि सूफी काव्य में रचा गया, वह भी अवधि में रचा गया। ठीक है, और इसी भाषा के समानांतर थी ब्रज भाषा, जो इसी के साथ साथ चल रही थी अवधि के साथ साथ, जिसका अपना एक लालित्य था। एक मतलब आप कह सकते हो ना कि एक स्वाद है उसके अंदर, जो मतलब ब्रज भाषा का एक अलग ही अपना स्वाद है। और उसमें एक संगीत है, एक प्रेम की उसमें आपको झलक दिखेगी ब्रज भाषा में। और ये मतलब कवियों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी ब्रज भाषा। अवधि की अपेक्षा ब्रज को अधिक स्थान मिला, क्योंकि कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज को अपना लिया। जितने भी कृष्ण भक्त के कवि थे, उन जो कृष्ण जी के जो भक्त थे, जो भक्त कवि थे, उन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया। और फिर यही ब्रज भाषा 18वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, यानी कि 18वीं शताब्दी तक साहित्य में इसका खूब इस्तेमाल होता रहा ब्रज भाषा का कविताओं के अंदर। अगला काल था हमारा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल का मतलब था मॉडर्न
यानी कि 1800 ईस्वी से लेके और अब तक आज तक जितने भी भाषाएं चलती आ रही हैं, इसमें क्या हुआ ये देखते हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व साहित्य की भाषा ब्रज और अवधि में चल रही थी। यानी कि अंग्रेज जब भारत आए थे उससे से पहले क्या होता था, ब्रज और अवधि में साहित्य की रचना चलती थी। और शासन की भाषा फारसी थी। उर्दू का प्रचलन था, क्योंकि जब मतलब आपको पता है मुगल काल से ही ये सब ये है चलता आ रहा था। फारसी जो थी वो शासन की भाषा थी, उर्दू आम बोलचाल की भाषा बनी हुई थी। परंतु मतभेद नहीं था कोई भी, ठीक है। यह आधुनिक युग का आरंभ काल था, जब भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। भारत के लोग थे उनका यूरोपीय लोगों से मिलना जुलना हुआ, यूरोपीय संस्कृति यूरोपीय कल्चर से उनका कांटेक्ट हुआ भारत वालों का। और भारत में अपनी जड़ें जमाने के काम में अंग्रेजी शासन ने भारतीय जीवन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित और आंदोलित किया। यानी कि अंग्रेज यहाँ पे अपनी जड़ें मतलब जमाना चाहते थे भारत के अंदर, लंबे टाइम तक वो शासन करना चाहते थे। उन्होंने भारतीय जीवन को अच्छे से समझा, अच्छे से जीवन के उनके अलग अलग स्तरों को प्रभावित किया और आंदोलित किया। और नई परिस्थितियों के धक्के से पुरानी व्यवस्था का ढांचा टूटने लगा और एक नए युग की चेतना का आरंभ हुआ। अब इसमें क्या हुआ, जब एक नया युग आया तो नए युग के साहित्य सृजन की सर्वोच्च संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में निहित थी, इसलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। यानी कि जो सबसे ज्यादा साहित्य इस टाइम पे जो हुआ वो था मतलब जो खड़ी बोली गद्य में निहित थी। यानी कि जो गद्य का युग था, जो गद्य लेखन का काम था, वो यहाँ से अब स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो हम गद्य पढ़ते हैं। और 19वीं शताब्दी में गद्य का विकास खड़ी बोली में हुआ, ठीक है। और इसके पथ प्रदर्शक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। इन्होंने बहुत, इनको आप कह सकते हो कि गद्य के मतलब आप फादर ऑफ गद्य, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने बहुत योगदान दिया गद्य के अंदर। जो पथ प्रदर्शक थे गद्य के लिए भारत के अंदर, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और अंग्रेजों के आने के बाद परिवर्तन हुआ, कुछ बदलाव आए। ब्रज और अवधि का प्रयोग कम हुआ और इसके स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य लिखा जाने लगा, ठीक है। जो गद्य था, पद्य था, धीरे धीरे वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। और वर्तमान हिंदी भी खड़ी बोली का ही मानक रूप है, ठीक है। आज के टाइम पे भी जो हम हिंदी जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो ही कहीं ना कहीं खड़ी बोली का ही एक मानक रूप है। तो इस वीडियो में इतना ही था। यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है, साथ ही हमारी पहली यूनिट भी खत्म होती है। जल्दी ही हम बची हुई वीडियोस भी आपको कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दें।